क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? 6 का, कि भाई 6 का क्या होता है। बेटा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3। नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3। नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है ना। नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 बोथ। मतलब जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, समझने में मजा एग्जांपल से ही आता है। अब आपसे पूछ लिया क्या ये 6 से डिवाइड होगा, तो बेटा यहां पे लिखो 2 और यहां पे लिखो 3, दोनों पे टिक लगना चाहिए। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ। 2 का रूल क्या कहता है? लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहां पे लास्ट में 2 है तो सर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बिल्कुल सर, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट, बेटा सबको जोड़ दो। 1 + 3 4, 4 और 4 8, ओके 8। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? 4 4 8, 9 10 11 12 13, सम कितना आया बेटा? 13। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो बेटा 2 पे तो टिक लगा, लेकिन 3 पे क्या लग गया? कट लग गया। इसका मतलब सर ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा रूल है। चेंज द एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा। अब ये आ गया, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो बेटा 2 और 3 दोनों पे टिक लगना चाहिए। लास्ट में 6 से सर 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है ना। अब पता करो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 होता है बेटा 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो रहा है? यस सर, 6 टाइम में हो रहा है। 2 और 3 दोनों पे टिक लगा है, इसका मतलब सर ये हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। तो नंबर पे बेटा 2 पे भी टिक लगना चाहिए और 3 पे भी टिक लगना चाहिए। दोनों पे टिक लगेगा तभी डिवाइड होगा, वरना ये डिवाइड नहीं होगा। यस बिल्कुल बेटा, यस आ रहा है यहां पे। अब आते हैं बेटा 6 के बाद 7। 7 का इन जनरल बेटा कोई रूल नहीं होता। 7 का इन जनरल कोई रूल नहीं होता। क्यों? 7 इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है कि बेटा 2 डिजिट के नंबर पे अलग रूल लगता है, 3 डिजिट के नंबर पे अलग रूल लगता है, 4 डिजिट के नंबर पे अलग रूल लगता है। फिर भी मैं आपको रूल बताऊंगा 3 डिजिट के नंबर का, रूल फॉर 3 डिजिट नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं। आपके कोर्स में यही है, रूल फॉर 3 डिजिट नंबर 7 के लिए ना। 2 डिजिट तक तो आप खुद ही डिवाइड करके देख लेना, 2 डिजिट तक तो बेटा आप खुद ही डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मैंने लिखा बेटा 798, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो रूल क्या कहता है बेटा? लास्ट नंबर लो, लास्ट नंबर का डबल कर दो। बेटा 8 का डबल करो, कितना आएगा? 8 2 जा कितना होगा बेटा? 16। 3 डिजिट का रूल कहता है बेटा नंबर लो, लास्ट में 8 का क्या कर दो? डबल कर दो। 8 का डबल कितना आया? 16। रिमेनिंग नंबर कौन सा है बेटा? रिमेनिंग, आपने 8 को बाहर कर दिया, पीछे क्या बच रहा है? रिमेनिंग क्या है? 79। रूल कहता है 79 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 63। क्या 63 7 से डिवाइड होता है? यस सर, 7 9 जा 63 होता है। तो अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो सर ये भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो रूल क्या कह रहा है? लास्ट में जो डिजिट है बेटा उसको डबल करो और रिमेनिंग नंबर में से क्या करो बेटा? माइनस कर दो। सेम बेटा 588 है, एग्जाम में आ गया, बताओ क्या 588 7 से डिवाइड होगा? तो रूल समझो बेटा, लास्ट डिजिट कौन सी है? लिखो यहां पे लास्ट डिजिट। बेटा लास्ट डिजिट क्या हमारे पास? 8। रूल कहता है लास्ट डिजिट को बेटा डबल करो, 8 2 जा क्या होगा? 16। लास्ट डिजिट को क्या करो बेटा? डबल करो, तो कितना आएगा? 16। रिमेनिंग नंबर कितना है बेटा? 58। 58 में से बेटा 16 को माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 4। क्या 42 7 से डिवाइड होता है? यस सर, 7 6 जा 42 होता है।
तो बेटा ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। हो रहा है बेटा, यस। सुषमा चौहान चवन बेटा थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं एग्जाम्पल 1 नहीं 2 3 करवा रहा हूं। हो रहा है बेटा, 8 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 7 से, बिल्कुल हो रहा है। रूल कहता है लास्ट डिजिट कौन सी है बेटा, जो भी लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दो। तो 8 का डबल क्या होता है, 16। रिमेनिंग नंबर में से क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लो बेटा, 665 क्या 7 से डिवाइड होगा? तो लास्ट डिजिट क्या है बेटा, लास्ट डिजिट 5 है। लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 5 है। रूल कहता है 5 का डबल कर दो, 5 का डबल आएगा 10। पीछे क्या नंबर बच रहा है बेटा, रिमेनिंग बच रहा है 66। 66 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 56। क्या 56 7 से डिवाइड होता है, 7 8 जा 56, यस सर होता है। तो ये भी आपका किससे डिवाइड होगा बेटा, 7 से डिवाइड होगा। बेटा 2 के लिए खुद से कर लेना डिवाइड, अथर्व 2 के लिए खुद से डिवाइड करके देख लेना बेटा, 7 की टेबल से डिवाइड करके देख लेना 2 के लिए, ठीक है, सिंपल सा रूल है। 8 का रूल वैसे बता दिया था बेटा, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट बेटा, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 798064, तो रूल कहता है लास्ट के 3 नंबर क्या है बेटा, 064। क्या 064 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल बेटा, 8 8 जा 64 होता है। तो हमारा ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ये मैं कल बता चुका हूं। 9 भी बता दिया था, सम ऑफ डिजिट्स करना है। 10 के लिए बेटा लास्ट में 0 होना चाहिए। 10 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है ना। बस है बेटा, ऐसे ही श्रेष्ठ, मजा आ रहा था सर को ब्लॉक करने में। अब आ जाए 11 पे। अध्ययन कह रहा है सर 8 में डिवाइड करना है तो डिविजिबिलिटी रूल ही क्यों? बेटा समझ भी नहीं आया क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल ताकि आपको पता चल जाए। बेटा लास्ट में 3 0 है, 8 से डिवाइड होगा। निर्भय बेटा डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट बेटा, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये रूल जहां अप्लीकेबल होगा क्वेश्चन वही पूछेगा आपसे, मजाक में हर जगह नहीं पूछ लेगा। तो जो रूल जो पढ़ाए जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाते हैं, दैट्स इट। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा 11 का रूल, रूल ऑफ 11। ठीक है, नहीं बेटा नहीं होगा, 890 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 890 से 7 डिवाइड नहीं होगा। अथर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन बेटा, कल भी बता दिया, कल की क्लास देख लो। अथर वारिया 17 तारीख की क्लास देख लेना बेटा, कल की क्लास देख लेना। और कुछ ठीक है, आओ बेटा 11 का रूल एग्जाम्पल से समझो। बेटा मान लो एग्जाम में ये आया है कि 6182 क्या 11 से डिवाइड होता है। तो सिंपल सा रूल बेटा समझना, सिंपल सा रूल समझना, ऑल्टरनेट नंबर लेने, एक छोड़कर एक बेटा, ऑड इवन डिजिट वाले नंबर भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, ऑड इवन डिजिट वाले नंबर भी। तो बेटा एक छोड़ के देखो, 6 के बाद एक छोड़ के क्या आ रहा है, 8, तो 6 और 8 को ऐड कर दो, और यहां पे बेटा और क्या बच रहा है, ऑल्टरनेट 1 के बाद एक छोड़ के क्या आ रहा है, 2, तो रूल कहता है 1 और 2 को ऐड कर दो। एक छोड़ के एक नंबर्स को बेटा क्या करो, ऐड करो। 6 और 8 कितना आता है, 14, 1 और 2 क्या आता है, 3। बेटा इनको माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना आ रहा है, 11। तो बेटा माइनस करने पे या तो 11 आएगा या क्या आए बेटा, 0। 11 या 0 में से कुछ भी आ जाए माइनस करने पे,
माइनस करने में से बेटा 11 तक ही है लास्ट। ऑल्टरनेट डिजिट लो बेटा, एक छोड़ के एक डिजिट लो, उनको सम करो और सम करके क्या कर देना बेटा माइनस। माइनस करने पे या तो 11 आना चाहिए, 11 नहीं आ रहा तो 0 आना चाहिए। 11 या 0 आएगा तो बेटा 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो 11 से डिवाइड होगा, भले ही कितना ही बड़ा नंबर दे दे बेटा, भले ही कितना ही बड़ा नंबर दे दे। एक बार के लिए एग्जांपल चेंज करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया तो बेटा अब समझ में आएगा। 94006 ये ले लेते हैं बेटा, 94006 क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो बेटा एक छोड़ के एक ले लो, 9 के बाद एक छोड़ के 0, 0 के बाद एक छोड़ के कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, 0 के बाद एक छोड़ के कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और यहां पे क्या आ रहा है बेटा 4 के बाद क्या आ रहा है, एक छोड़ के 0, तो ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करो, 9 प्लस 0 प्लस क्या करो 6 माइनस 4 प्लस 0, ठीक है। 9 और 0 0, 9 और 6 होता है बेटा 15, 15 माइनस 4 करने पे कितना आया 11 आया, 11 आ गया तो सर 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। और बड़ी वैल्यू लेके देखते जाओ बेटा, और बड़ी वैल्यू लो, 5019135 क्या ये 11 से डिवाइड होगा? क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो बेटा ऑल्टरनेट ले लो, 5 के बाद एक छोड़ के आ रहा है 1, 1 के बाद एक छोड़ के आ रहा है फिर से 1, फिर 1 के बाद एक छोड़ के आ रहा है 5, तो बेटा 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। ऑल्टरनेट में दूसरा क्या है बेटा, 0 के बाद आ रहा है 9, 9 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 0 प्लस 9 प्लस 3, 5 6 7, 7 and 5 12, 9 and 3 12, 12 माइनस 12 क्या आया 0, तो अभी कहा था या तो 0 आएगा या 11 आएगा, तो 0 आ गया, यस सर ये हमारा 11 से डिवाइड होगा, टिक लगा दो, बस खत्म, इतना सही था बेटा। एक छोड़ एक नंबर्स को लिखो, उनको ऐड करो और आपस में क्या कर दो बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी माइनस कर दो। 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, दोनों केस में आपका आंसर सही है, तो 11 से डिवाइड होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, डिविजिबिलिटी रूल हमने सारे पढ़ लिए हैं। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं होता है वो बताना है बेटा, फटाफट से बताओ कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो निर्भय बेटा कल की क्लास देख लेना, भूल गए तो रिवीजन किया करो, जो भी पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करो। नहीं बेटा 340 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, नहीं होता। जिसको है कि भाई सर 2 डिजिट का नंबर है, तो बेटा 91 है ना, तो थोड़ा सा कष्ट कर लेना, इसको 7 से डिवाइड करके देख लेना। 7 1 जा 7 होता है और 7 3 जा 21 होता है। जो बच्चे मेरे को कह रहे हैं ना सर 2 नंबर के लिए 7 का रूल बताओ, तो डिवाइड करके देख लो। और अथर्व आर्या 2 डिजिट का नंबर है ना बेटा, या तो तुम बिल्कुल ही गांव में रहते हो या तुमको कोई चीज समझ में ही नहीं आती। 11 की टेबल नहीं आती तुमको, 2 डिजिट का नंबर 11 की टेबल 11 बार, 22 बार, 33 टाइम, 44 टाइम, 55 टाइम, 66 टाइम। क्या इसका भी रूल बताऊं मैं तुमको अथर्व? बेटा रूल बताऊं इसका भी कि 11 की टेबल याद करनी पड़ेगी बेटा आपको। 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 11 2 डिजिट का नंबर। 99 तक तो वैसे भी 11 की टेबल में बेटा 11 9 जा 99 होता है। सब बच्चे कह रहे हैं बी बेटा डिजिट का सम करो। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 7 होता है 25। क्या 25 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली आंसर।
तो बेटा क्वेश्चन पूछने से पहले सोचा तो करो तुम पूछ क्या रहे हो, मजाक थोड़ी चल रहा है कुछ भी पूछ लेंगे सर। अपने क्या टाइम पास ही होगा, सर तो पढ़ा ही रहे हैं। वन फोर थ्री स्टार 6 5, बेटा स्टार की जगह क्या आएगा अगर क्वेश्चन कहता है ये नंबर 9 से डिवाइड होता है? स्टार की जगह क्या आएगा बेटा? देखो तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैं स्टार की जगह x ले रहा हूं, x, ठीक है ना। 9 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 9 से। बेटा इन सबको जोड़ दो, 1 + 4 + 3 + x + 6 + 5। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट। बेटा जोड़ो इनको, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना आएगा बेटा? 14, 14 एंड 5 क्या आएगा बेटा? 19, 19 + x। बेटा मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं, मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि ये पूरा का पूरा सर 9 से डिवाइड हो जाए? तो बताओ बेटा, x की जगह 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 20, 20 आता है 9 की टेबल में। तो बेटा 9 2 जा 18 होता है, 9 3 जा 27 होता है। तो अगर मैं 19 के अंदर 8 को ऐड करता हूं तो आंसर आता है 27, और 27 आएगा तो 9 से डिवाइड होगा। यानी बेटा x की जगह मैं क्या रख सकता हूं? ऑप्शन नंबर बी सर, हम x की जगह 8 रखेंगे तो डिवाइड होगा। बेटा कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में आए वो भी करो, एक बार क्वेश्चन करो। A book exhibition was held for 4 days in a school। बेटा एक स्कूल के अंदर एक किताबों का मेला लगा। कितने दिन के लिए लगा? 4 दिन के लिए एग्जीबिशन लगा। एग्जीबिशन बोले तो मेला लगा। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज। बेटा कह रहा है पहले दिन इतने टिकट बिक्री हुए, दूसरे दिन इतने हुए, तीसरे दिन इतने हुए, चौथे दिन इतने हुए। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। टोटल टिकट कितने सोल्ड हुए थे बेटा? तो सबको ऐड कर लो। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? 2018 के अंदर बेटा आया हुआ है आपके, 2018 पेपर का लेवल सिंपल आता है। आपको 4 दिन के टिकट दे रखे हैं बेटा, सिंप्लीफिकेशन के टाइप है। पहले दिन सर इतने टिकट सोल्ड हुए, दूसरे दिन सर इतने हुए, तीसरे दिन सर इतने हुए, और फोर्थ डे बेटा इतने हुए। तो टोटल टिकट कितने सोल्ड आउट हुए? सबको ऐड कर लो बेटा। ऐड सही किया तो आंसर सही है। 4 5 6 और 1 7, 5 5 10 और 20, 8 और 2 10 और 7 17, 2 2 4 5 6 और 7, 7 7 0 7 टिकट सोल्ड हुए थे। In an election, the successful candidate registers 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win? बेटा एक इलेक्शन हुआ, 2 जने थे इलेक्शन में, जो जीता ना उसको वोट मिले हैं बेटा 5,77,500, और जो हारा है ना बेटा उसको वोट मिले हैं 3,48,700। क्वेश्चन कह रहा है जो जीता है वो कितने वोट से जीता है, मतलब बेटा दोनों का डिफरेंस पूछा है कि जीतने वाला बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, जीतने वाला कितने वोटों से जीता। तो बेटा दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आंखों के सामने है, फटाफट से सॉल्व करते जाओ। बेटा ऐड नहीं कर देना, कार्निक नायल बेटा डिफरेंस पूछा है, जीतने वाला कितने वोट से जीता है, तुमने तो ऐड ही कर दिया दोनों को, ऐड नहीं करना है। बेटा क्या पूछा? कितने मार्जिन से जीता है। क्वेश्चन समझो, एग्जाम में ऐड वाला ऑप्शन भी है। माइनस करो बेटा दोनों को, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया तो कितना आएगा बेटा यहां पे आपके पास? 8। यहां आएगा बेटा 16, 16 में से 8 गया इज 8, यहां आएगा 6 में से 4 गया इज 2, और यहां पे भी आएगा 2। 2 लाख
2,28,800 वोट बेटा, 2,28,800। सही से करो माइनस, उसरो गलत कर रहे हो, माइनस भी। 2,28,800 वोट से हम जीत गए। 2,28,800। 9 नहीं आएगा ईशान बेटा, 229 नहीं आएगा, 228 आएगा। यस बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर है यान राज। दिस क्वेश्चन इज इन योर एनसीईआरटी। 5th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आओ बेटा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 यूजिंग ओनली वंस। बेटा सबसे बड़ा नंबर लिखो, सबसे छोटा लिखो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर लिखो, सबसे छोटा लिखो और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन बेटा हजारों दफा पूछे गए हैं। तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, तो सबसे आगे आएगा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 2। लीस्ट मतलब बेटा स्मॉलेस्ट, लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर आएगा बेटा 2, 3, 4, 6 एंड 7। इन दोनों का डिफरेंस लिख लो। अलग अलग डिफरेंस आ रहा, सबके अलग अलग डिफरेंस आ रहा। भाई 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 52965 मेजोरिटी का है बेटा। 12 में से 7 गया तो 5, फिर यहां 12 आएगा, 12 में से 6 गया इस 6, लास्ट में 65 आएगा, किसी को कोई शक है तो। फिर बेटा यहां बचा 3, 13 में से 4 गया बेटा, यहां आएगा 9, यहां बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, और यहां आएगा 7 में से 2 गया 5, 52965। 05 नहीं आएगा नवीन, 52965 नॉट 05। चलो एक बात बताओ मेरे को ना, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख के बताओ। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का सारे बच्चे स्मॉलेस्ट नंबर बताएंगे यूजिंग 3, 6, 0, 1 एंड 2। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बेटा इससे मिला के बनाओ एक बार। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3, 6, 0, 1, 2। 5 डिजिट का, अरे ससुरो पूछा नहीं है बेटा 5 डिजिट का, इसमें से बनाओ 5 डिजिट का, इसमें से बनाओ, इसमें से गधों, इसमें से। अरे रे रे 10,000 10,000, क्या बात है, क्या बात है। चरण कहां है तुम लोगों के? 0, 1, 2, 3, 6 मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। 0, 1, 2, 3, 6, 0, 1, 2, 3, 6 वाले कितने हैं? तीसरा आया, और कोई भाई? चौथा आया, पांचवा आया। हाँ मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा था जिन्होंने स्टार्टिंग 0 से की है। बेटा अगर आप इसका आंसर ये लिख रहे हो 0, 1, 2, 3, 6, तो बेटा ये 5 डिजिट का नहीं है, आगे 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये 4 डिजिट का नंबर है। बेटा पेपर में आप 10 में से 5 नंबर लाओ, या 10 में से 0, 0, 0, 0, 5 नंबर लाओ, ये 5 ही माना जाता है, ये 5 ही माना जाता है। तो कोई बोले ना पेपर में 0, 0, 0, 5 नंबर आए तो भी 5 आए हैं, कोई बोल रहा है 5 नंबर आए तो भी 5 आए हैं। तो यहां पे कभी भी 0 से स्टार्टिंग मत करना, 1, 0 को आगे पीछे कर देना, आगे 1 आएगा फिर 0 आएगा, 1, 0, 2, 3, 6 आएगा आंसर। जय श्री राम। पेपर में हरिओम हो जाएगा बेटा 0, 1, 2, 3, 6 से। ये छोटी छोटी चीजें याद कर लो, ऐसी गलतियां पेपर में ना कर लेना। अब आ जाओ बेटा लास्ट एंड फाइनल डिवीजन रूल। चैप्टर का लास्ट है डिवीजन रूल, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। 0 से नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली कहवे को बोलते बिल्कुल सही कहा, स्टार्टिंग 0 से कोई नहीं करेगा।
ठीक है। डिवीजन रूल बेटा बड़ा सिंपल है। जैसे मेरे पास यहां पे 53 क्या 43 ले लेते हैं। इसको बेटा अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 43 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं भाई? 43 को 5 से। 5 8 जा होता है बेटा 40, रिमाइंडर में क्या आया 3। जो बच जाता है उसको कहते हैं बेटा रिमाइंडर। जो बच गया उसको कहते हैं रिमाइंडर, जिसको हम लिखते हैं 8 से। जो ऊपर आएगा इसको कहते हैं बेटा क्वोशिएंट। बेटा सरकास्टिक टर्म में था, दिल पे ना ले उसको। जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविजर, जिसको डिनोट करते हैं बेटा डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और जिसको डिवाइड कर रहे हो इसको कहा जाता है बेटा डिविडेंड। इसको डिविडेंड कहते हैं, DIVIDEND। इसको डिनोट एन से किया जाता है बेटा। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से। ठीक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है बेटा डिवीजन रूल का फॉर्मूला। डी फॉर डिविजर, क्यू फॉर क्वोशिएंट, आर फॉर रिमाइंडर। बस बेटा डिविडेंड को एन से लिखा जाता है, ना कि डी से। हाँ, 0 है, नो वैल्यू। एग्जैक्टली लक्ष्मी एस पैटर्न बेटा, 0 है, नो वैल्यू। तो भूल मत जाना, डिविडेंड को बेटा एन से लिखेंगे, डी से डिविजर लिखा जाएगा, क्यू से क्वोशिएंट होता है, आर से रिमाइंडर होता है, डी से डिविजर, एन से डिविडेंड। ठीक है बेटा। लैंग्वेज क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम चैप्टर में पूछे जाते हैं। ये सैनिक स्कूल में भी पूछते हैं और आरएमएस में भी पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा पूछे जाते हैं, कोई रूल नहीं है। आओ भाई, एक आधा क्वेश्चन भी कर लो। वन 1043 is divided by a number, we get 11 as quotient। बेटा क्वोशिएंट है 11, 20 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर है 20। बेटा किसको डिवाइड कर रहे हो? जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको कहा जाता है डिविडेंड। आपको इसमें क्या निकालना है? डिविजर डी निकालना है बेटा। क्या निकालना है इसके अंदर? डी। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल्स टू डी इंटू क्यू, इसको ले लो ब्रैकेट में, प्लस ले लो आर। बेटा एन दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, डी निकालना है। सिंपल। हाँ बेटा, बॉड मास का रूल होता है सिंप्लीफिकेशन में। तो बेटा किसको डिवाइड कर रहे हैं? 1043 को। डिवीजर हमको निकालना है, क्वोशिएंट इज 11 एंड बेटा रिमाइंडर कितना है मेरे पास? 20। तो सबसे पहले क्या करोगे? ये प्लस का 20 बेटा इधर ले आओ। प्लस का 20 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। 1043 में से 20 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी इंटू 11। माइनस करूंगा बेटा, यहां आएगा 1023 इज इक्वल्स टू डी इंटू 11। यहां से अगर बेटा आपको सिर्फ डी निकालना है, ये 11 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में ले आइए। तो डिवीजर इक्वल्स टू आएगा बेटा 1023 डिवाइडेड बाय 11। 11 की टेबल से डिवाइड कर दो बेटा। चलिए 11 की टेबल से डिवाइड करें। 11 9 जा 99, 12 में से 9 गया इस 3, 9 में से 9 गया 0, ये 3 आ जाएगा नीचे। 11 3 जा 33, कट गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 93। चलो भाई, इसी के साथ चैप्टर खत्म।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कल एक क्वेश्चन क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, टाटा। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFSTAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. So, हम भारत देश की बात करते हैं। तो भारत देश के अंदर आपको पता है कि सब अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म में बिलीव करता है बेटा। कुछ लोग पारसी धर्म को मानने वाले हैं। बहुत अलग अलग हमारे धर्म है बेटा, बहुत अलग अलग हमारी फिर कास्ट आ जाती है। तो ये डाइवर्सिटी हमें अपने आसपास में भी देखने को मिलती है। आज जो हम लोग ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, उसके अंदर हम बहुत एंशिएंट रिलीजन जो है हमारे इंडिया के, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी पहले ये समझो, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी शैविज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हमारा पारसी धर्म। तो अब इस धर्म के अंदर हमको क्या पढ़ना है? गुड। तो इस धर्म के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम ये बोलते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर आए तो इनकी शुरुआत कैसे हुई। मतलब किसी ना किसी ने तो बेटा ये धर्म शुरू किया होगा, कोई ना कोई तो इसका फाउंडर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये धर्म शुरू कैसे हुआ। देन हम लोग बात करेंगे कि जो ये धर्म मानते हैं वो किन किन कस्टम्स या फिर हम ऐसे बोलेंगे कौन कौन से बातें सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब हर धर्म की अपनी कुछ खास बिलीव्स होते हैं बेटा, कुछ खास रिचुअल्स होते हैं, कुछ बहुत खास दिन होते हैं जिन्हें वो सेलिब्रेट करते हैं और उनके पीछे की सारी हिस्ट्री। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे बेटा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि अच्छा हमको सीखने को मिलेगा कि किसी भी धर्म के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ओके, तो आई थिंक सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर सारे बच्चे तैयार हैं ये धर्म पढ़ने के लिए तो मुझे एक ऐसे थम्स अप जल्दी जल्दी कर दें, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो पहले क्लास को लाइक करें और जल्दी से अपना थम्स अप कर दो कि यस मैम वी आर रेडी, गेट सेट गो। वाओ, नाइस नाइस नाइस। एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत ही पुराना। नहीं, इतने सारे धर्म है फिर भी हम सब धर्मों को मानते हैं, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं, हम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानते बेटा। और धर्म या हमारी कास्ट के हिसाब से हम किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। दैट इज व्हाई इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। ओके, चलो। अरे वाह, सब बच्चे एकदम तैयार है, बिल्कुल कह रहे हैं मैडम बस पढ़ा दो आप तो फटाफट फटाफट। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि पूरा जो एंशिएंट रिलीजन है ना इसमें लिखने का बहुत सारा है,
ठीक, मैं आपको टाइम दूंगी, पहले हम बात करेंगे, समझेंगे और फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने में थोड़ी सी स्पीड आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, मतलब बढ़ानी पड़ेगी। ओके बेचा, ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर न्यू चैप्टर ना, एंड इट्स अ वेरी 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 गुड चैप्टर। चलो, so let's get started, and first we're gonna start with Jainism. So before moving into Jainism, I just need to show you something. तो पहले बेटा मेरे राइट हैंड साइड में ये जो पिक्चर है आप इसको देखो एक बार, और ये जो पिक्चर है बेटा ये है महावीर स्वामी की, और इस जैनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा बात हम महावीर स्वामी की करेंगे। तो मैं चाहती हूं कि आप इस इमेज को अपने ब्रेन के अंदर कैप्चर कर लो कि अच्छा, जब भी आंख बंद करें और कोई हमसे पूछे कि महावीर स्वामी कैसे दिखते हैं तो हमको ये पिक्चर आनी चाहिए। ओके, हिंदुइज्म पढ़ाऊंगी बेटा, क्यों हिंदुइज्म के पीछे पड़े हुए हो, सब पढ़ाऊंगी मैं, क्यों टेंशन लेते हो तुम लोग इतनी। ओके चलो, तो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विथ कि जैनिज्म जो धर्म है हमारा, ठीक, ये जो जैन धर्म है ये शुरू कहां से हुआ। नो, ये बुद्धा नहीं है बेटा, ये महावीर स्वामी है। आई शो यू बुद्धा, गौतम बुद्ध, आई शो यू। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले फाउंडर की बात करते हैं। सो फर्स्ट लाइन जो आपको लिखनी है, यानी आपको हर चीज लिखनी है इसके अंदर। तो कोई बच्चा मत पूछना कि मैम इसमें क्या लिखे, क्योंकि आपको सब कुछ लिखना है। ओके, नाउ फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभ देव, या उन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। महावीर स्वामी was not founder of Jainism. Jainism महावीर स्वामी से पहले स्टैब्लिश हो चुका था बेटा। ओके, सो जो जैनिज्म है उसको स्टार्ट किसने किया, कहां से वो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ ऋषभ देव या आदिनाथ, दोनों। तो उनका नाम था ऋषभ देव, पर उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली चीज यही लिखनी है आपको। गुड, बिकॉज ही वॉज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। उन्हें कहा जाता है फर्स्ट तीर्थंकर। तो अब यह समझो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तो हर धर्म के अंदर बेटा जो भी गुरु होते हैं, है ना, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें उस धर्म के बारे में कुछ बिलीव बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो जो गुरु लोग होते हैं जैन धर्म में उनको क्या कहा जाता है, तीर्थंकर। क्या कहा जाता है बेटा, तीर्थंकर। ठीक है, और क्योंकि ऋषभ देव ने ये जैन धर्म को स्टैब्लिश किया था, इसीलिए ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। और ऋषभ देव का जन्म कहां हुआ था बेटा, ऋषभ देव का जन्म हुआ था अयोध्या के अंदर। कहां हुआ था, अयोध्या के अंदर। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। नाउ अगर हम जैनिज्म के अंदर टोटल तीर्थंकर देखें कि भाई कितने तीर्थंकर जैन धर्म के अंदर हुए, तो देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स। कितने तीर्थंकर है बेटा, 24 तीर्थंकर। गुड, अब फर्स्ट कौन थे, ऋषभ देव। मैं इनके आगे लिख देती हूं फर्स्ट। तो अब आपको ऋषभ देव और आदिनाथ दोनों के दोनों याद रखने हैं ना। अब जो 23rd थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था बच्चा उनका, पार्श्वनाथ। रुको रुको, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी मुझे शुरू तो करने दो। तो पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था बेटा, वाराणसी, या जिसे हम काशी कहते हैं, बनारस, वाराणसी, पहले बनारस कहा जाता था उसको, फिर उसका नाम चेंज हो गया वाराणसी, और उसको काशी भी कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था बेटा, काशी के अंदर। कब हुआ, 850 BC, और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तीर्थंकर का मतलब ये होता है बेटा, जब भी हम किसी धर्म की बात करते हैं तो जो धर्म को स्टैब्लिश करने वाले होते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं जो धर्म के गुरु होते हैं, उन्हें जैनिज्म में तीर्थंकर कहा जाता है। और टोटल हमारे जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर है। तो फर्स्ट कौन थे बेटा, ऋषभ देव। 23rd कौन थे, पार्श्वनाथ।
तो अभी हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, चलो, ये जो पार्श्वनाथ है, इनके जो फादर थे, फादर काशी के राजा थे, मतलब काशी नरेश थे, और उनका नाम क्या था? अश्वसेन। क्या नाम था बेटा? अश्वसेन। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। BCE लिखते हैं ना बेटा हम लोग कई जगह, देखो तुमको ऐसे ही मिलेगा BCE, तो इसका मतलब भी यही होता है बिफोर क्राइस्ट, और इसको एरा कह देते हैं। एरा का मतलब होता है काल, वो जो समय होता है। गुड। अब बच्चा ये सब चीजें आपको लिखनी है, सो आई एम गोना गिव यू टाइम टू राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइन, ओके, जल्दी जल्दी लिखो। So dear student, are we done? शाबाश, वेरी नाइस। तो आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं। ये सारी चीजें बेटा फैक्ट्स है जिनको आपको ऐसे याद करनी होगी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नाउ अब पार्श्वनाथ के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट तीर्थंकर। तो नेक्स्ट तीर्थंकर कौन थे बेटा? महावीर स्वामी। सो महावीर स्वामी वॉज 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। महावीर स्वामी के बाद कहीं कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। सो ही वॉज 24th एज वेल एज लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ही वॉज बोर्न 540 BC इन कुंडग्राम, जो वैशाली नगर के अंदर है। क्लियर है बेटा? ओके। उनके जो फादर थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, और मदर का नाम था त्रिशाला। गुड। तो सिद्धार्थ में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्योंकि आगे जाके हम लोग सिद्धार्थ भी पढ़ेंगे एक जगह और। तो इन तीनों को भी लिखो। कहां जन्म हुआ बेटा उनका? कुंडग्राम। कुंडग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मदर का नाम क्या था? त्रिशाला। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज वो आदिनाथ बेटा, नाक्ष उत्कर्ष। हाय उत्कर्ष, डन। लिखते जाओ साथ साथ। यस, कुंडलग्राम वैशाली, जो कि बिहार के अंदर है। ओके, चलो अब देखो, जो हमारे महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी जो है उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। और उनकी डॉटर जो थी उसका नाम था प्रियदर्शना, जिन्हें अनोज्या भी कहा जाता है। तो मदर का नाम याद आ गया, फादर का नाम आ गया बेटा, और उनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और उनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शना अनोज्या। महावीर स्वामी शुरू से तो महावीर स्वामी नहीं थे ना भाई, महावीर स्वामी तो बाद में बने हैं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? मतलब वो नाम बेटा जो इन्हें इनके माता पिता ने दिया था, वो नाम था वर्धमान। क्या नाम था बेटा? वर्धमान। अरे जल्दी जल्दी लिखा करो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, बट स्टिल आपको साथ साथ लिखना है बेटा। ओके बेटा, अब देखो, अब यहां से हम लोग ये बात करेंगे बच्चे कि जो हमारे वर्धमान थे वो महावीर स्वामी बने कैसे। ऐसा क्या हुआ कि वर्धमान जो है वो महावीर स्वामी के अंदर बदल गए। तो हुआ क्या था बेटा, जब महावीर स्वामी 30 साल के थे, मतलब जो वर्धमान थे, यहां पे मैं महावीर स्वामी उनको नहीं बोलूंगी, जब वर्धमान जो थे बेटा वो 30 साल के थे, एट द एज ऑफ 30, तब क्या हुआ, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। और उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो अपना घर जो भी है वो सब छोड़ दिया और वो चले गए तपस्या करने के लिए। ओके, मैं क्लास में पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं ये बता दो, क्योंकि जब मैंने बोला एक बार, जब मैं एक बच्चे को एक आंसर दे देती हूं कि भाई इसका PDF मिल जाएगा, तो वो सब बच्चों के लिए ही तो है। तो बार बार वो चीजें क्यों पूछते हो तुम लोग। एक बच्चे ने बोला मैडम PDF मिल जाएगा, मैंने कहा हाँ मिल जाएगा। दूसरा बच्चा, मैडम PDF मिल जाएगा, हाँ बेटा मिल जाएगा। तो वो सबको ही मिलेगा। क्लास को मत डिस्टर्ब किया करो ना तुम लोग ऐसे बेकार और फालतू के क्वेश्चन पूछ के। अब देखो, अयान ने भी लिखा, यहां पर सचिन है उसने भी लिखा,
सुषमा जो है उसने भी लिखा, और सचिन फिर मुझे लिख रहा है कि मैम बताओ तो सही, मिलेगा या नहीं मिलेगा पीडीएफ। ऐसे में बेटा कोई भी बच्चा जो कि मुझसे कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो अब मैं पढ़ाऊं या पहले आपकी पीडीएफ का प्रॉब्लम सॉल्व करूं? यू डिसाइड एंड टेल मी, बताओ क्या करूं मैं? ओके सात्विक, एंड डू नॉट रिडायरेक्ट योर मैसेजेस ना। लिखा है रहने दो अब उसको कि मैंने लिख लिया। तो जस्ट इमेजिन कि मैं पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूं बेटा कि कैसे वर्धमान जो थे वो बदल गए महावीर स्वामी, मतलब महावीर स्वामी की जर्नी बता रही हूं मैं आपको। सो मच इंपॉर्टेंट इज दिस। और आप क्या कर रहे हो? पहले मैम पीडीएफ बता दो, हमको पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपना ऐप चेक करो ना बेटा, उसके ऊपर पीडीएफ नहीं आता है क्या? है वहां पे पीडीएफ नहीं आता। और अगर आपका पीडीएफ नहीं आ रहा, चलो मैं बोल रही हूं नहीं आ रहा पीडीएफ, तो अभी मैं क्लास छोड़ के पहले आपको पीडीएफ सेंड करूं या मैं क्लास कर दूं? मतलब क्लास छोड़ दूं पहले पीडीएफ सेंड कर दूं आपको? तो पीडीएफ से पढ़ लो, क्लास में क्या, क्लास में मैं क्यों अपना गला खराब कर रही हूं फिर? एवरी सिंगल टाइम तो यही होता है, संजय सर हो, मेरी क्लास हो, हर्षवर्धन सर की क्लास हो, और हम सब। अब देखो मैं कितना उसमें गई हुई थी कि मैं बच्चों को बता रही थी कि अच्छा ओके मैं बताती हूँ, देखो क्या हुआ था, क्यों उन्होंने सेंटिज्म जो है वो अपनाया, व्हाई डिड ही बिकेम अ मॉन्क। लेकिन नहीं, आप तो पहले पीडीएफ ले लो। ओके चलो वापस आते हैं बेटा। तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे वर्धमान जो थे बेटा वो कैसे हमारे बने, जो हमारे महावीर स्वामी हैं। तो महावीर स्वामी बनने में क्या हुआ बेटा कि जब वो 30 इयर्स के थे तो क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और जब वो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और ऐसे में उन्होंने क्या किया, सब परेशानियों को लेकर उन्होंने बोला मैं तो घर ही छोड़ देता हूं, मुझे ये संसार चाहिए ही नहीं। और तब वो चले गए सेंट बनने के लिए, एक मंक बनने के लिए। उन्होंने 12 साल बहुत हार्ड, मतलब हम लोग बोलते हैं ना बहुत कठोर तपस्या की। पिनेंस का मतलब होता है बेटा तपस्या, ये मैं लिख देती हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नया वर्ड है तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो पिनेंस का मतलब होता है बेटा तपस्या। तो उन्होंने 12 साल तक बहुत ही कठोर तपस्या करी। कहां पर करी बेटा? एक रिवर है रिजुपालिका, रिजुपालिका एक रिवर है, उस रिवर के किनारे पर एक पेड़ है। किसका पेड़ है बेटा? साल का। किसका? साल। साल एक तरह की लकड़ी होती है, तो साल का पेड़ था बेटा, और ये कहां पर है? जाम्बिक। तो वो वहां गए और वहां पर बैठ गए, और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी 12 साल तक। सेंट का मतलब होता है जो साधु बन जाते हैं, मंक भी वही होता है बेटा, है ना? यस। तो उन्होंने सन्यास ले लिया, और सन्यास लेके उन्होंने क्या किया, 12 साल तपस्या की। एक रिवर रिजुपालिका, उसके किनारे पर एक पेड़ था साल का, इसलिए मैंने यहाँ पे साल वृक्ष लिखा है। तो साल वृक्ष का मतलब होता है बेटा ट्री। गुड। और कहां था? जाम्बिक। 12 साल ऐसी कठोर तपस्या करने के बाद में क्या हुआ, तब उन्हें ज्ञान मिला, और इस ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य। तो वो साधु बने कैसे, वो मंक बने कैसे, वो कैसे महावीर स्वामी बने? क्योंकि उन्हें कैवल्य का ज्ञान हुआ, ये नॉलेज मिली, ये एनलाइटमेंट मिला, है ना? जब तपस्या करते हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हैं भाई? तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें नॉलेज मिले, और उस नॉलेज से वो दूसरे लोगों का अच्छा कर सके। तो उन्हें कैवल्य का नॉलेज मिला, और इसके बाद उन्हें क्या कहा? कैवलिन, जिन और निग्रंथा। ओके मैम, वेयर इज जाम्बिक? इट इज इन बिहार ओनली। नहीं, क्योंकि जो ध्यान लगाते हैं ना बेटा वो सब भूल जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, नहीं, वो सब भूल जाते हैं।
गुड। तो उन्होंने क्या किया, 12 साल तपस्या की तो उनको मिला कैवल्य का ज्ञान, और कैवल्य का ज्ञान मिलने से, वो नॉलेज मिलने से उनको क्या कहा जाने लगा, केवलीन, जिन या निग्रंता। ठीक है बेटा, इतना सारा का सारा चीजें लिखो, मैं बस 2 मिनट में आई। पीडीएफ कहाँ देखना है, पता पीडीएफ आपका जो नोट्स आते हैं ना, क्लास आती है आपकी, रोज क्लास आती है, लाइव क्लास, जैसे अभी तो मैंने क्लास ले ली, उसके बाद में लाइव क्लास आ गई, वहीं पे डाउनलोड आ जाते हैं नोट्स आपके। ओके चलो, अब देखो बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हें जैन धर्म की बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं, मैं चाहती हूं कि जितने भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी विद इन 60 सेकेंड क्लास को लाइक कर दें, जल्दी जल्दी, ऐसे ठक 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 लाइक्स बढ़ने चाहिए। तो जल्दी से क्लास को लाइक करो, और क्योंकि आज हमारी क्लास यूट्यूब पे पब्लिक है बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चे जो अभी तक ये सोच रहे हैं भैया हम सैनिक स्कूल की तैयारी कहां से करें, उन तक भी ये पहुंचे। तो जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और जिन बच्चों ने आज पहली बार हमारी क्लास को देखा है, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो जानते नहीं है कि शौर्य भारत पे क्लासेस कैसे होती हैं, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल जाए। ओके ओके बेटा, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ कौन थे बेटा, 23rd तीर्थंकर। उन्होंने जैन धर्म को 4 व्रत दिए। व्रत का मतलब होता है बेटा, जो हम बोलते हैं 4 मेजर पिलर जो किसी भी धर्म के होते हैं, वो 4 महाव्रत जैन धर्म को दिए, और वो कुछ इस तरह से है: सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। गुड। तो पहले इन चारों को यहां पर समझते हैं। पहले, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ, हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। नेक्स्ट, अहिंसा, नॉन वायलेंस, कभी भी किसी को भी आप हार्म नहीं करोगे, किसी भी लिविंग को आप हार्म नहीं करोगे। अब वो लिविंग जो है बेटा, वो कोई दूसरा इंसान हो सकता है या दूसरा एनिमल भी हो सकता है। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। अस्थेय, नो स्टीलिंग, ऐसी कोई भी चीज अपने पास में नहीं रखोगे जो आपकी नहीं है। नो स्टीलिंग का मतलब चुराना, तो कोई भी चीज चुराएंगे नहीं। तो चुराते हम कब है, जब किसी दूसरे की चीज है, वो हमारी तो है नहीं, और हमने उसको अपने पास में रख लिया। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है। और अपरिग्रह का मतलब होता है नो पोजेशन। संसार में खाली हाथ आए हो और संसार से खाली हाथ चले जाओगे, तो किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जमाना। ये मेरा है, ये मेरा, ये पेन मेरा है, बोर्ड मेरा है, नहीं, आपका कुछ भी नहीं है। ना तो आप कुछ लेकर आए थे और ना आप कुछ लेके जाओगे, क्योंकि पार्श्वनाथ मानते थे कि अगर ये 4 महाव्रत कोई भी इंसान अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करे, तो उसको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। वो झूठ ना बोले, वो किसी को भी हार्म ना करे, वो किसी भी चीज को चुराए ना। जो उसका है वो उसका है, जो उसका नहीं है वो उसका नहीं है। और उसके बाद में कभी भी किसी चीज के लिए ये नहीं करे ये मेरा, कोई पोजेशन नहीं। तो ये 4 महाव्रत हमको किसने दिए बेटा, ये हमको दिए थे पार्श्वनाथ ने। तो महावीर स्वामी ने क्या किया, इसके अंदर एक और महाव्रत को ऐड किया, और वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बेटा प्योर कंडक्ट। सबसे पहला और सबसे खास रिलेशन आपका खुद से होता है। स्वरा, अगर मैं साइड हो जाऊं पढ़ाते पढ़ाते, तो पढ़ाएगा कौन? अब मैं साइड हो जाती हूं, आप इसको लिखो बेटा, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वो जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दो। डोंट स्पैम, अदरवाइज मैम विल ब्लॉक यू। ओके, चलो बच्चे, सो आई थिंक हम लोगों ने यहां पर ये डिस्कस किया कि जो हमारा जैन धर्म है, उसके अंदर 5 महाव्रत है बेटा।
उनमें से 4 हमको पार्श्वनाथ ने दिए और 5वां इंट्रोड्यूस किया महावीर स्वामी ने। तो प्योर कंडक्ट का मतलब होता है बेटा एकदम शुद्ध, बहुत अच्छा वाला, है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट आचरण, यानी जैसे हम बिहेव करते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। हम जो भी काम करें वो बिल्कुल अच्छे और प्योर इंटेंट के साथ में करना चाहिए। नहीं, वो इसका एक अलग व्यू है। ओके, आई होप उमंग, आई होप आप ये कमेंट आपकी मम्मी ने लिखा होगा या पापा ने लिखा होगा। तो इसका मतलब नॉन एडल्ट्री नहीं होता, दैट्स अनदर फेज ऑफ ब्रह्मचर्य। पर ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉन एडल्ट्री नहीं होता है, इसका एकदम ट्रू मीनिंग होता है एकदम प्योर कंडक्ट, और वो प्योर कंडक्ट भी हमारा खुद के साथ में होना चाहिए। तो जब हम अपनी सेल्फ के साथ में, मतलब हम अपने आप में सबसे अच्छी तरह से प्योर तरीके से पेश आएंगे, तभी हम दूसरे लोगों के साथ में अच्छी तरीके से पेश आ सकते हैं। ओके, देन आई होप उमंग मैंने अपना जो बात है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दी होगी। मैंने लिखा है, नहीं मैम मैंने ही लिखा है। अच्छा, तो तुम ये कहां से लेकर आए नॉन एडल्ट्री, क्योंकि ये वर्ड तुम्हारा तो नहीं हो सकता है। गूगल पे सर्च करके डाला उमंग, गूगल पे सर्च करके डाला, गूगल पे सर्च किया व्हाट इज अडल्ट, व्हाट इज ब्रह्मचर्य मीन, एंड उसमें गूगल में ऐसा आया नॉन एडल्ट्री। लेकिन बेटा हम जब धर्म के उसमें इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही होता है। वो छोड़ दो, आपको 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं करने हैं, नहीं तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक लाइन से लिखवा दिया होता, 1st, 2nd, 3rd, 4th, नहीं। ओके बच्चा, चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पता चला होगा बेटा कि कैसे जो हमारे वर्धमान थे वो महावीर स्वामी बने, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंदर क्या दिया। महावीर स्वामी जो है उनकी जो भी टीचिंग्स थी, जैसे मैंने आपको बताया तीर्थंकर क्या करते हैं, उनको जब ज्ञान मिलता है बेटा तो वो अपनी नॉलेज को लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो उनकी जो टीचिंग थी वो किस लैंग्वेज के अंदर थी, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। किस लैंग्वेज के अंदर थी बेटा, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। और उनका जो फर्स्ट फॉलोवर था उसका नाम था जामिल। क्या नाम था, जामिल। और जामिल जो है वो महावीर स्वामी का सन इन लॉ भी बना। उन्होंने अनुज्या जो है, प्रियदर्शनी जो है, उनसे शादी कर ली। अब महावीर स्वामी जो है इनकी डेथ कब हुई बेटा, इनकी डेथ हुई पावापुरी बिहार के अंदर 468 बीसी के अंदर। और जैन धर्म के अंदर जब भी किसी की डेथ होती है तो ऐसे नहीं बोलते कि वो मर गया, उनको बोलते हैं कि उनका निर्वाण हुआ है। निर्वाण का मतलब होता है बेटा फ्री हो जाना, क्योंकि वो अब इस संसार से बिल्कुल फ्री हो चुका है, तो उसे कहते हैं निर्वाण। प्राकृत इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर। प्राकृत बोलते हैं ना हम लोग, हमारी प्रकृति, हमारी नेचर, हमारी मदर नेचर। तो प्राकृत लैंग्वेज जो थी बेटा इस नेचर की लैंग्वेज थी। वो तो मुझे नहीं मालूम भाई कि वो कैसे लिखी जाती थी। बीसी का मतलब होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला जितना भी समय था, जितना भी एरा था, उसे हम लोग बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तब उसके बाद का जो भी टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं एडी। ये मैं पढ़ाऊंगी आगे आपको जाके, तो टेंशन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। ओके चलो, अब जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई तब ये जो जैनिज्म था बेटा, जो जैन धर्म था, वो 2 सेक्शंस के अंदर, या हम ऐसे बोलते हैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। कोई बात नहीं उत्कर्ष, उसको छोड़ दो बेटा, उमंग सॉरी। प्राकृत का मतलब होता है नेचर, लैंग्वेज ऑफ नेचर। ओके, तो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जो है बेटा, दिगंबर जो है वो कैसे कहलाते हैं, क्लाउड। और श्वेतांबर का मतलब होता है व्हाइट क्लैड। तो श्वेतांबर और दिगंबर में जो गुरु होते हैं बेटा,
जब हम बोलते हैं कि श्वेतांबर है तो वो हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। श्वेत मतलब व्हाइट, तो हमेशा वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। और जो दिगंबर है वो ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन को भगवान ने कपड़ों के साथ तो बनाया नहीं था, तो वो बिल्कुल क्लाउड की तरह। क्लाउड कभी कोई कपड़े पहनता है? नहीं, तो वो कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है? सो श्वेतांबर और दिगंबर में यही फर्क होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, तुम लोग इनको लिखो, फिर हम लोग इससे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। चलो नेक्स्ट, जैनिज्म के अंदर बेटा कभी भी गॉड में बिलीव नहीं करते। वो ये नहीं मानते कि कोई भगवान होते हैं। तो जैन धर्म जो है वो भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो मानते हैं कि सोल होती है। तो उनके बिलीव्स क्या है? आत्मा, जो सोल है ना, उसी में परमात्मा है। मतलब गॉड जो है वो सोल ही है। तो हर एक लिविंग सोल जो है वो आपके लिए भगवान है, ऐसा जैनिज्म के अंदर बिलीव होता है बेटा। ठीक है। अब कुछ राजा थे बेटा जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ज्यादा आगे लेके गए। वो कौन है? उज्जैन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगा और चंदेल के राजा। हर धर्म का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज आता है, जिस फेज के अंदर बेटा उस धर्म को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो वो काल इन राजाओं के टाइम का था। क्लैड का मतलब होता है बेटा जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा। तो श्वेतांबर मतलब व्हाइट कलर के कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर वो तो बोलते हैं क्लाउड। अगर क्लाउड कोई कपड़ा पहनता है तो हम भी पहन ले। ठीक है, ओके। जैन धर्म के टेम्पल्स जो है उनको चंदेला रूलर थे उन्होंने बनवाया है खजुराहो के अंदर। और जब मौर्यन टाइम्स था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, इनका सबका जो टाइम था, तब मथुरा जो थी वहां पर सबसे ज्यादा जैन धर्म जो है माना जाता था। मतलब दैट वाज द कैपिटल ऑफ जैनिज्म। लिखो इसको। मैं चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रही हूं। मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रही हूं बेटा, है ना, मैंने लिखा है इसलिए। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य एम्पायर को बिलोंग करता था। चलो बच्चों इसको लिखो, फिर हम लोग लास्ट स्लाइड को पढ़ेंगे। यस बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य बेटा मौर्य काल के राजा थे और उन्होंने जैन धर्म को बहुत ही ज्यादा आगे लेके गए। मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा उसको फेमस किया, उसको बहुत ही ज्यादा, हम ऐसे बोल सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रचार किया। तो मैंने आपको बताया बेटा कि हम अलग अलग एरा के अंदर एक धर्म हमेशा और हमेशा प्रोमिनेंट होता है। तो उस टाइम के अंदर जो मौर्यन काल है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट धर्म था वो था जैन धर्म। ही वॉज लीडर ऑफ मौर्य वंश बेटा। मैम व्हाट इज खजुराहो? खजुराहो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, ये ना मध्य प्रदेश एमपी के अंदर जगह है बेटा। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे जैन टेम्पल हमको देखने के लिए मिलते हैं। और ये सब किसने बनवाए? ये सब बनवाए बेटा चंदेल के जो राजा थे उन्होंने बनवाए थे, टू प्रमोट जैन धर्म। ओके, तो लास्ट हमारी जो स्लाइड आज की और लास्ट हमारा क्लास का जहां पे हमारा जैनिज्म खत्म हो जाता है बेटा, वो क्या कहता है? महावीर जो है वो बिलीव करते थे रीबर्थ में। दैट मीन्स कि आत्मा जो है वो तो अमर है, आत्मा तो कभी नहीं मरती है, और इसीलिए आत्मा जो है बेटा वो दोबारा जन्म लेती है। बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन आत्मा हमेशा और हमेशा वापस 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 रीबर्थ होता रहता है। जो जैन धर्म के तीर्थंकर है, मतलब 24 तीर्थंकर है बेटा, उनके बारे में हमें अगर जानना है तो हमें पढ़नी चाहिए कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र को लिखा किसने है? भद्रबाहु ने। इसमें हर एक जो तीर्थंकर है जैन धर्म का उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ओके, फर्स्ट जैन महासभा जिसे हम कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव भी कहते हैं वो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। तो ये कॉन्क्लेव और महासभा क्यों होती थी बेटा? ताकि जैन धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैन धर्म की प्रीचिंग, उनकी जो टीचिंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग उनको फॉलो भी करें। ओके, नाउ सेकेंड जैन महासभा हुई थी वल्लभी, गुजरात के अंदर। सो यहां पर प्यारे बच्चों
हमारा जैन धर्म जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मंडे को, उसमें हम लोग बाकी के धर्मों को पढ़ेंगे। अब वो बच्चे जो कि आज सिर्फ और सिर्फ हमको यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं लेकिन अभी तक शौर्य भारत से जुड़े नहीं है, उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी, बेटा अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन 100% हो जाए, तो आपके पास में एक ही जगह है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, और वो है शौर्य भारत। तो शौर्य भारत का जो प्लेटफॉर्म है बेटा, वहां पर आपकी जो लाइव क्लासेस होती है, जैसे आपने आज पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही मजेदार लाइव क्लासेस होती है, हाईली इंटरेक्टिव, जिसमें जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शौर्य भारत के साथ में, वो ऐसे ही क्लास में मजे करते करते फ्री माहौल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक से कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो अगर आपका जो हमारा लक्ष्य, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा जो मोटिव है, वो ये है कि हम शौर्य भारत के थ्रू अपना सिलेक्शन पक्का करें सैनिक स्कूल में, और उसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट को भी सीखें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बेटा, ये हर जगह काम आते हैं। तो आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप, और वहां पर अपने कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। आप भले सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या मिलिट्री स्कूल की, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप, तो डाउनलोड नाउ। सो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. Hello friends, hello bachcho, welcome and very good evening, welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, और हकूना मटाटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ सभी को, हेलो 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 हकूना मटाटा एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आ जाओ क्लास के अंदर। वी हैव टू स्टार्ट एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर नाउन ऑल्सो, हमें नाउन भी तो कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी इस नाउन की क्लास को, जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते हैं। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज वेल एंड गुड एट योर साइड। यहाँ पर भी सब कुछ अच्छे से है, मजे में है। और लाइक कर दो क्लास को। क्या करना है, रिचुअल्स यू नो, शुरुआती क्लास कैसे करते हो, आपको इसको शुरुआत में आकर क्या करना है, हकूना मटाटा बोलना है एक तो, और साथ साथ में सेकंड चीज है क्लास को लाइक कर देना है। यस, आ जाओ क्लास के अंदर। आवाज सही आ रही है, अब वॉइस इज क्लियर, गिव अ थम्स अप कि यस सर आवाज वगैरह सही आ रही है। थम्स अप दे दो तो मेरे को अच्छे से लग जाए, ठीक है। यस, हाँ नहीं बेटा कल खत्म नहीं करा है बेटा, अभी पजेसिव बाकी है। अभी हमारा क्या बाकी है, अभी हमारा पजेसिव नाउन बाकी है ना। मैंने बताया था केसेस मैंने बताया था आपको, केस में हम लोग स्टार्टिंग कर ली थी हम लोगों ने। उसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना था, हमें ध्यान रखना था किसके बारे में, मैंने बता दिया था आपको, केस के बारे में हमें पढ़ना शुरू करना है। लास्ट टॉपिक है केस का, है ना। क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर्स एंड जेंडर सारे कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट चीज की बताई थी मैंने आपको, केस की, है ना। तो केस कैसे है, क्या होता है केस, वो हम पढ़ेंगे, वो हम जानेंगे। यस, तो आ जाओ स्टार्ट में और शुरू कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एक एग्जाम्पल दिया था कि राम इज ईटिंग एन एप्पल। क्या बोल रहा है, राम इज eating
एन एप्पल। ठीक है ना। तो अब इसमें नाउन क्या क्या दिख रहा है आपको? नाउन दिख रहा है, राम भी एक नाउन है और एप्पल भी एक नाउन है, दोनों नाउन है। ठीक है ना, दोनों नाउन है। अब क्या हो जाता है, जब जब कोई चीज शुरुआत में आती है और कोई कोई काम कर रहा है, अब राम क्या कर रहा है? एक डूअर है। क्या है? एक डूअर है। वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? सेंटेंस में पूछे काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? अगर हम सेंटेंस में पूछे और हमें आंसर मिल जाता ना, देन वो क्या हो जाता है? वो फिर कहलाता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस में यानी कि क्या हो गया कि जो नाउन है वो कौन से केस में? वो सब्जेक्टिव केस में, यानी कि काम करने वाले की जगह पर है, उसकी प्लेस पे है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में अब एप्पल कहां पे आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आ रहा है जिसपे उसका असर पड़ रहा है, काम करने का असर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? काम करने का असर पड़ा। ठीक है ना। तो जो किस पे पड़ रहा है? राम खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? राम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? कहां खेल रहा है? तो कब, कहां, कैसे, इसका जब जवाब मिलता है सेंटेंस में, तो वो जो नाउन होगा ना, वो होगा कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से में होगा? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक है ना, कि नाउन की प्लेसिंग का हो रही है, ये आपको पता लग गया। हाँ बेटा, राइट डाउन की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आपने ऐप परचेज कर रखा है ना बेटा, तो यू विल बी एबल टू गेट इट, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है अभी आपको। अभी आप समझ लो, है ना। मंत्राम, आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है ना। एंड उसको बाद में आपको अगर कुछ नोट डाउन करने की इच्छा हो तो छोटा मोटा आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको सेकंड चीज, आपको पीडीएफ मिल सकती है। और थर्ड चीज ये है कि जब आप इस क्लास को नेक्स्ट डे देखोगे ना, तो आपके पास टाइम होगा, तो आप आराम से नोट डाउन करोगे, तब डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगा कि समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। अभी ऑप्शन क्या होता है कि आप समझो, आप लोगों को क्या कह रखा है मैंने, कि इस वक्त आप समझा करो कि सर पढ़ा क्या रहे, सर ने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। फिर आप चाहे नोट डाउन करो नहीं करो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो नोट डाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले जरूरी यहां पे नोट डाउन करना, यहां पे नोट डाउन करना। ठीक है ना। कैसे? जब हम अच्छे से क्लास को सुनेंगे। गॉट इट। और लाइक बटन दबाओ साथ साथ में। यस, लाइक बटन दबा दो। वेरी गुड, गॉट इट। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं बोलूं कि ये एप्पल जो है वो किसका है? वो राम का एप्पल है। तो मैंने क्या लगाया? राम का एप्पल। मैंने क्या बोला? राम का एप्पल, है ना। सेब। तो मैं क्या बोलूंगा? राम्स एप्पल। मैंने क्या बोला? राम्स एप्पल। ठीक है ना। तो मैंने क्या लगाया? मैंने अपोस्ट्रोफे। तो अभी नीचे अगर ये चीज लगता है ना, तो नीचे नीचे लगने पर ये बन जाता है कॉमा। नीचे लगने पर क्या बन जाता है? कॉमा। तब क्या कहलाएगा? कॉमा कहलाएगा। और यही जब वर्ड के ऊपर लगता है तो अपोस्ट्रोफे कहलाता है ना। तो ये अगर नॉर्मल नीचे लगेगा, अगर हम यहां लगाते हैं राम श्याम, तब तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमा। और जब हमने यहां पे ऊपर की तरफ लगाया तो ये बन गया अपोस्ट्रोफे एस। क्या बोलेंगे? अपोस्ट्रोफे एस के साथ में। ठीक है ना। तो ये बताता है अपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है, क्या होता है? यहां पे इरेज करता हूं मैं इसको। अपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है का, है ना, राम का, राम की, या राम के, है ना। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है अपोस्ट्रोफे के लिए। राम्स एप्पल, राम का एप्पल, है ना। राम साइकिल, राम की साइकिल। राम के भाई तो राम्स ब्रदर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, राम्स ब्रदर्स। गॉट इट। इसको पॉजेसिव करते हैं। बेटा आपकी पीडीएफ आपकी लाइव क्लास के साथ में दिख जाएगी। ठीक है ना, वहां पे मिल जाती है। आप लाइव क्लासेस जब देख रहे होते हो ना, अब नेक्स्ट डे जब उसको देखोगे तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड पीडीएफ। वहां से आप पीडीएफ जो भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना क्लास के अंदर, जो भी मैंने कुछ लिखा होता है वो लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। वेरी गुड। और क्लास को लाइक करना है, क्या करना है? साथ साथ में लाइक करते रहो। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन अ सेंटेंस, नाउन इज डिफाइंड इनटू फॉलोइंग केसेस। तो एक सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है नाउन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव ही हुआ। ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस। गॉट इट। ऑब्जेक्टिव केस अभी समझाया आपको मैंने, और पॉजेसिव केस। तो 3 केसेस होते हैं, बता दिया आपको 3 केसेस। सब्जेक्टिव केस की जो नाउन है वो कहां पे आ रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्टिव के तौर पे आ, तो सब्जेक्टिव केस हो गया। एंड में आ रहा है
तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और अगर वो पोजेशन दिखा रहा है कि ये उसका है, ये किसी का है, तो वो हो गया पॉजेसिव केस। तो आ जाओ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 है ना, डांस ऑन द डांस फ्लोर, है ना। चलो आ जाओ। When a noun is used as a subject, जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा एक सेंटेंस में, तो नाउन क्या कहा जाएगा कि वो नॉमिनेटिव केस में। जैसे राम राइट्स एन ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, ओहो क्या लिखा है ऐसे, तो राम राइट्स एन ऐसे, तो कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, तो राम यहां पे क्या हो गया, नॉमिनेटिव। यहां पे सब्जेक्ट है नाम राम, इसलिए वो नाउन क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। द थीफ हैज रन अवे, तो कौन दौड़ गया, थीफ दौड़ गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए। और ये केस कौन सा हो गया, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, एक भी कुछ भी बोल सकते हो आप, सब्जेक्ट से याद रखोगे, सब्जेक्ट है तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो आप, सब्जेक्टिव केस भी उसको बोल सकते हो। बेटा अभी समझाऊंगा, है ना, रुको बेटा, अभी मैं वापस समझाऊंगा 1 2 3 4, गॉट इट। अभी आपको अभी मैंने ब्रीफ दिया है, क्या दिया है, सिर्फ ब्रीफ दिया है। अभी मैं 1 2 3 4 स्टार्ट करूंगा बेटा, तो टेंशन मत लो। अभी जब बिल्कुल एंड में समझ में नहीं आएगा ना, तब बताना, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करा है, मैंने बताया कि अभी 3 केसेस होते हैं नाउन के, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉजेसिव केस। तो अभी हमने देखा सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस, कि जब वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, एक नाउन स्टार्टिंग में आएगा, काम कौन कर रहा है, तो इसमें ऐसे कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। भाग कौन गया, चोर भाग गया, तो करने वाला कौन था, राम था और चोर था, ठीक है ना। तो ये हो गए, क्या हो गए, ये कहलाते हैं सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसलिए ये जब आगे आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे, ठीक है ना। हाँ रुको बेटा, भी समझा रहा हूं मैं। तो when a noun is used as an object, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि he eats an apple, तो अब यहां पे he तो हो गया प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एप्पल क्या हो गया, ये नाउन है एप्पल, गॉट इट। श्याम कुक्स फूड, तो श्याम इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया श्याम, ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और फूड क्या है, फूड हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी एक नाउन है। तो अब जब नाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, बस। हाँ, नॉमिनेटिव बेटा जब स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, किसके तौर पे आ रहा है, सब्जेक्ट के तौर। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम करने वाला, सेंटेंस में कोई काम करने वाला तो होगा। जैसे आपने क्या दिया, आपने एक एग्जाम्पल दिया, तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो। जैसे कि मैं लिखूं ध्रुवी इज गिविंग एन एग्जाम्पल, गॉट इट। एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पर, ध्रुवी इज गिविंग एन एग्जाम्पल, ये शॉर्ट फॉर्म ईजी, है ना। तो अब इसमें दे कौन रहा है, एग्जाम्पल कौन दे रहा है, एग्जाम्पल कौन दे रहा है, ध्रुवी दे रही है। तो ध्रुवी एक नाउन है, और नाउन कौन सा, नाउन को क्या होगा, सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, गॉट इट। करने वाला, कौन करने वाला है, हाँ ठीक है ना। तो करने वाले को हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो हो गया। अब क्या हो गया, अब अगर इनकेस ध्रुवी आइसक्रीम खा रही है, क्या खा रही है, ध्रुवी खा रही है आइसक्रीम, ध्रुवी इज ईटिंग एन आइसक्रीम, है ना, ध्रुवी इज ईटिंग एन आइसक्रीम। तो अब खा रही है ध्रुवी, ये हमें पता लग गया कि खाने वाला कौन है, ध्रुवी खाने वाली है, ये हमें पता लग गया, यानी कि ये सब्जेक्ट है। अब लेकिन खा क्या रही है, वो खा रही है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी क्या एक नाउन है, लेकिन सेंटेंस में क्या आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, एज अ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। नाउन किस केस में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस है पूरा, अगर काम करने वाला पता लग रहा है तो सब्जेक्टिव केस में, और काम का असर पड़ रहा है लास्ट में तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये हो जाता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब आता है पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब होता है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना, कि इस पे मेरा पजेशन है। जैसे कि मैं बोलूं कि ये पेन किसका है, मेरा पेन है, तो मेरा पजेशन हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि पजेसिव जो केस होता है ना, वो नाउन में भी होगा, प्रोनाउन में भी होगा, एडजेक्टिव में भी होगा, 3 में होगा। लेकिन अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, नाउन के लिए। तो ये किसका पेन हो गया, टीचर्स पेन। किसका पेन हुआ, ये टीचर्स पेन, है ना। तो टीचर का पेन हो गया, ठीक है ना,
है ना, ये किसका पेन हुआ, टीचर्स का पेन, तो टीचर का पेन हो गया, तो इसलिए ये हो जाता है कौन सा, ये कहलाता है जब अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और तो वो हो जाएगा पजेसिव केस, क्या कहलाएगा वो, पजेसिव केस कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया। व्हेन अ नाउन डिनोट्स अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, जब नाउन कोई रिलेशनशिप बताए, रिश्ता बताए या पोजेशन बताए, कोई अथॉरिटी बताए, ठीक है ना, किसी और नाउन के साथ विद अनदर नाउन, तो यहां पर टीचर भी एक नाउन है, पेन भी एक नाउन है, ठीक है ना, तो अब इस पे अधिकार भी बता रहा है, रिश्ता भी बता रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो हो जाता है, तो वो नाउन कहलाता है, पजेसिव केस का कहलाता है। वी यूज अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एट द एंड ऑफ द नाउन, तो हम क्या लगा रहे हैं, हम नाउन के एंड में अपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं, अपोस्ट्रोफे ये ऊपर वाला कॉमा और एस लगाएंगे, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द नाउन डिनोट अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, इससे पता लगता है कि इसका रिश्ता है किसी दूसरे नाउन के साथ में, जैसे टीचर्स पेन है ना, तो टीचर का रिश्ता किसके साथ में जुड़न, जो वो किससे जुड़ा हुआ है, किसका पेन है, तो वो टीचर का पेन है, तो दोनों वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं जब हम अपोस्ट्रोफे एस का यूसेज करते हैं। गॉट इट। अब इसके रूल्स भी पढ़ेंगे हम लोग। पोजेशन, दिस अपोस्ट्रोफे इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफे, इस साइन को क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपोस्ट्रोफे, और बाद में एस लग जाता है इसलिए इसको अपोस्ट्रोफे एस बोला जाता है। गॉट इट। हाँ, नहीं आता है, मैं आप इसके बारे में बताऊंगा कि पीडीएफ नहीं आ रहा है, बच्चों को नहीं मिल रहा है, हाँ बताएं बेटा। हुक्म क्या हो गया, हुक्म ऑर्डर, हुक्म तो ऑर्डर हो जाता है, हुक्म देते ना कि ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है ना, हुक्म का मतलब ऑर्डर हो गया, राजा हुक्म देता है तो राजा ऑर्डर देता है, ठीक है ना। हाँ, तो दिस बेटा इसमें अब विहर्ष आपने जो माय लिखा है ना, वो माय हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। गॉट इट। आपने जो माय लंबरगिनी लिखा ना कि दिस इज माय लंबरगिनी, तो ये लंबरगिनी तो है नाउन हो गया लंबरगिनी, लेकिन माय क्या हो गया, माय एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ध्रुव क्या हो गया, लिखेंगे हम विहर्ष लंबरगिनी, तो विहर्ष की लंबरगिनी, तो विहर्ष एक नाउन है, लंबरगिनी भी एक नाउन है। ओके। हाँ, विवेक्स बुगाटी, तो किसकी बुगाटी है, विवेक की बुगाटी है। एंड दिस इज माइन, हाँ ये माइन हो गया, अब पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, वेरी गुड विवान। हाँ बेटा, अभी इसमें आरव, इसमें जो माय है ना वो तो एडजेक्टिव हो गया बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे लगाया सर्स पेन, सर का पेन है ना, हकूना मटाटा सर का पेन है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही लगाया उसने। वेरी गुड। आ जाओ नेत्रा, बेटा नेत्रा देखो, केसेस क्या होता है कि जो नाउन होता है ना उसका वो काम क्या कर रहा है, हमने क्या देखा, फंक्शन के तौर पे देखा, किस पे तौर पे देखा, हमने देखा जो नाउन है ना वो कैसे फंक्शन कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, तो वो फंक्शन कर रहा है एक काम करने के वाले के तौर पर, ठीक है ना, वो काम कर रहा है कि उसके ऊपर असर भी पड़ रहा है काम का, और वो कैसे काम कर रहा है कि उस पर किसी का पोजेशन भी है। गॉट इट। तो यही तो चीज बता रहा हूं मैं। जैसे अगर नेत्रा की बात कर रहे हैं, अब नेत्रा क्या है, नेत्रा एक नाउन है, ठीक है ना, नेत्रा क्या है, नेत्रा एक नाउन है। उसके बाद में अब रूम क्या है, नेत्रा इज स्लीपिंग इन रूम, नेत्रा रूम में सो रही है, तो रूम भी क्या हो गया, रूम भी एक नाउन हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास सेंटेंस में दो नाउन है, कितने नाउन है हमारे पास सेंटेंस में, दो नाउन है। अब ये दो नाउन तो है, लेकिन इसके प्लेस कहां पर है, अब हम कैसे बताएंगे कि इसका प्लेसिंग कहां पर है, तो जब जो कोई काम करने वाला पता लगता है तो उसको तो हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, और वो काम कर रहा है उसका असर कहां पड़ रहा है, उसका पड़ रहा है रूम पर, है ना, लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। गॉट इट। तो वो नाउन प्रोनाउन हो सकता है आपका, ठीक है ना, आप समझ में आ गए बेटा, थम्स अप दो यहां पे तो मुझे पता लगेगा, ठीक है ना। और पता लगे कि ये नेत्रा का कमरा है, तो क्या लिखेंगे हम, नेत्राज रूम, तो अब ये क्या हो गया, नेत्राज रूम, यानी कि नेत्रा का कमरा, नेत्रा का रूम, ठीक है ना, तो इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस, वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया पजेसिव केस, पता लग गया ना, तो ऐसे हम यूज करते हैं इसको। गॉट इट। हाँ, पोजेशन बेटा उसकी किसी के ऊपर आपका है ना अधिकार होना, किसी का अधिकार होना, जैसे राजवीर आपके पास में आपका इरेजर होगा, पेन होगा, तो वो पेन किसका है, राजवीर का है, तो है ना उसका आपका पोजेशन है उसके ऊपर, तो आप बोलोगे दिस इज राजवीर पेन, दिस इज राजवीर इरेजर, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं हम। गॉट इट। हाँ, वेरी गुड।
नेत्रा का आया कि नहीं आया? आई एम नॉट एबल टू सी। बनाओ, वेरी गुड। और लाइक बटन दबाओ। 65 व्यूवर्स है तो लाइक बटन भी तो होना चाहिए सबके क्लास के अंदर, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना? तो ये हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कैसे कैसे इनका यूसेज किया जा रहा है, कैसे कैसे एक सेंटेंस में इनका यूसेज किया जाता है। गॉट इट? हाँ, दैट्स माय थम्स अप। ये तो पूरा हाथ अप हो गया बेटा, ये तो हैंड्स अप हो गया, है ना? पुट योर हैंड्स अप वाला हाल हो गया ये तो। सो अगर इफ टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड यूजिंग एंड दे हैव जॉइंट पोजेशन, अगर क्या हो कि जब हम यूज कर रहे हैं, दो नाउन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों का एक ही पोजेशन हो, एक ही बात हो, एंड से जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा वो? तो हम जो पीछे वाला जो होगा ना, पीछे वाला नाउन होगा, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं विवेक और विवान की बात करते हैं, ठीक है ना, उनकी बुगाटी है, विवेक एंड विवान्स बुगाटी। तो अब क्या हो गया? बुगाटी पर किसका अधिकार है? बुगाटी पे किसका पोजीशन है? बुगाटी पे विवेक और विवान दोनों का है। तो इसलिए हमने अगर अपॉस्ट्रोफी लगाया तो हम बार बार नहीं लगाएंगे, विवेक्स एंड विवान्स बुगाटी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? विवेक और विवान की बुगाटी, यानी कि दोनों के पास में एक ही बुगाटी है, तो दोनों का पोजीशन किस पर है? एक पर ही है। गॉट इट? अगर हम लास्ट वाले पे अगर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो समझ जाओ कि दोनों का क्या है? दोनों की एक बुगाटी है। ठीक है ना? तो यानी कि दोनों के पास में क्या है? एक ही बुगाटी है। गॉट इट? ये चीज हो जाती है, ठीक है ना? हाँ, इसके लिए यूज करेंगे, हाँ, विवान और विवेक की, दोनों की एक बुगाटी। हाँ, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, विवान है तो एक ही है, ठीक है ना? अब अगर हम करते हैं, क्या करेंगे हम लोग? अगर हम कहें कि दोनों के पास अलग अलग बुगाटी है, ठीक है ना, क्या है? अब हो गई विवान के पास अलग बुगाटी है, विवान्स एंड विवेक्स बुगाटी। तो क्या हो गया? अब विवान की अलग है और विवेक की अलग है, अब दोनों की अलग अलग बुगाटी हो गई। पहले तो दोनों की एक थी, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी बाद वाले पे लगाया। अब दोनों की बुगाटी अलग अलग हो गई, तो हमने दोनों के साथ में अलग अलग लगा दिया, ठीक है ना? तो बट इफ बोथ द नाउन्स एक्सप्रेस सेपरेट पोजेशन, अगर अलग अलग पोजेशन बताएंगे तो पॉजेसिव केस क्या बनेगा? दोनों पे बनेगा, दोनों पे अपॉस्ट्रोफी लगाओगे। तो अब यह हो गया विवान की, है ना, और विवेक की अलग अलग। अलग अलग क्या है? अलग अलग बुगाटी है। ठीक है ना? दोनों की कैसी है? दोनों की अलग अलग बुगाटी है। बेटा बस सबके नाम लेता रहूंगा तो मेरी क्लास कैसे चलेगी बेटा? ये बताओ। मैं क्लास में नाम लेने के लिए आया हूं कि पढ़ाने के लिए आया हूं? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया उसको एग्जाम्पल दिया है मैंने। गॉट इट? हाँ, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, हमें क्या ध्यान रखना है कि विवान और विवेक की बुगाटी। तो अब पहले हमने देखा विवान एंड विवेक्स बुगाटी, यानी कि विवान और विवेक की दोनों की एक बुगाटी। अब हमने देखा विवान एंड विवेक्स बुगाटी, यानी कि विवान की अपनी अलग बुगाटी है और विवेक की अपनी अलग बुगाटी है। इसलिए हमने इसका क्या यूज करा? हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है। प्लूरल नाउन विदाउट एस आर चेंज टू पॉजेसिव केस यूजिंग एस। तो कैसे करना है? कई सारे ऐसे होते हैं वर्ड्स आपके, है ना, जैसे आपको ये पता है, आपको एक चीज याद करवा देता हूं मैं आपको। यहां पे देख लो, ध्यान से पढ़ लो यहां पर। हाँ, यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो। हाँ, उसमें मत जाओ, मेरे पास बुगाटी है, हाँ ना, मतलब एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको एक जने के लिए बताना है फॉर सिंगुलर, है ना, अगर आप फॉर सिंगुलर कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? बॉय एक है तो बॉय, यानी कि लड़के का क्या होगा? तो हम लगाएंगे बॉयज। और अगर प्लूरल के लगाएंगे, है ना, तो क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफे एस के बाद में आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ड क्या हुआ? प्लूरल वर्ड हमने कल देखा था, बॉय का क्या देखा था? प्लूरल वर्ड, प्लूरल बनाया था बॉय का बॉयज। तो बनाओगे बहुत, अब बहुत सारे लड़कों का होगा, इसलिए हम अपॉस्ट्रोफे एस के बाद में लगाएंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा लड़कों का। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखो। जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे बॉयज पेन,
तो ये क्या हो गया, लड़के का पेन। अब ये हो गया बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल यानी कि लड़कों का हॉस्टल। तो ये हो जाता है यूसेज आपका सिंगुलर प्लूरल के लिए, कैसे लगाना अपोस्ट्रोफ है, ठीक है ना। अगर आप एक फॉर सिंगुलर यूज करोगे तब तो आपको पता है अपोस्ट्रोफ है एस में, अपोस्ट्रोफ पहले आएगा फिर एस आएगा। लेकिन अगर प्लूरल वर्ड होगा तो आपको एस लगाना है, उसके बाद अपोस्ट्रोफे लगाना है। अब कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने कल बनाए थे, चिल्ड्रन बनाया था, विमेन बनाया था, मेन बनाया था, माइस बनाया था, गीज गूज बनाया था, ठीक है ना, और टीथ बनाया था, इस तरह के वर्ड्स बनाए थे। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वापस अपोस्ट्रोफे एस यहीं पे लगेगा। गॉट इट। जैसे कि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, अब इसमें एस तो नहीं आ रहा, तो आप यहां पे अपोस्ट्रोफे लगा सकते हो, ठीक है ना। वुमेन है, विमेन प्लूरल वर्ड है, तो आप अपोस्ट्रोफे ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। तो ये इसका यूसेज है अपोस्ट्रोफे लगाने का। तो ये चीज जाननी है, अगर सिंगुलर चीज होगी तो अपोस्ट्रोफे जो है वो एस के पहले आएगा, प्लूरल होगा तो अपोस्ट्रोफे एस के बाद में आएगा। और अगर वर्ड बिल्कुल दूसरा अलग तरह का प्लूरल जिसमें एस ई एस नहीं लगता है, तो उसके अंदर आप नॉर्मल जिस तरह से अपोस्ट्रोफे लगाते हो वैसा ही यूसेज करोगे। हाँ, फुटबॉलर्स फुटबॉल, हाँ इस तरह से। हाँ, फुटबॉलर्स शूज, हाँ तो फुटबॉल, बहुत सारे फुटबॉलर्स के शूज प्रिटी है, बिल्कुल सही है। किसके लिए लिख रहा हो बेटा, क्या लिख रहे हो, निर्भय वशिष्ठा, राजनंदिनी को क्या लिख रहे हो बेटा। गॉट इट। तो इस तरह से यूज करना है आपको, ठीक है ना, ये यूज करना है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है जिसमें हम एग्जैक्ट पता नहीं हो कि कौन करने वाला है, ठीक है ना, हमें एग्जैक्ट का पता नहीं होता। जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो वाले, वो वर्ड्स कौन से होते हैं इनडेफिनेट के, एवरीबडी, एवरीवन, है ना, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone। तो ये सारे वर्ड होते हैं इनडेफिनेट, जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप कहते हो मम्मी को, मम्मी कहती कौन आया, आप कहते हो someone is on the door, कि कोई है घर पर, है ना। आप घर के बाहर आवाज लगाते हो, इज एनीबडी देयर, कोई है घर के बाहर, है ना। हम कहते हैं कि समवन इज देयर, नोबडी इज देयर एट द हाउस, है ना, नो कोई भी घर के बाहर नहीं है। तो हम ये अक्सर कब लगाते हैं, जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कोई है या नहीं है, ठीक है ना, तब हम ये यूज करते हैं समवन, एनीवन, एनीबडी, नो वन, इसका यूसेज करते हैं। तो हम उनके साथ में भी क्या लगा सकते हैं, हम अपोस्ट्रोफे एस का यूसेज कर सकते हैं, जैसे समवन्स, एवरीबडीज, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना। I got someone's phone today, मुझे किसी का फोन मिला आज, ठीक है ना। तो हम अपोस्ट्रोफे लगाते हैं इन वर्ड्स के साथ में भी यूज करते हो आप, समवन, एनीवन। हाँ हाँ बेटा, क्या एग्जांपल है, एनीवन कैन डू दिस वर्क, बेटा वो तो सही है, एनीवन कैन डू दिस वर्क, लेकिन हमको क्या लगाना है, पोजेशन लगा, हमें पोजेशन लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। अभी तो मैंने आपको समझाना था ये, ठीक है ना। हाँ, कि कोई भी ये काम कर सकता है। वेरी गुड ऋषभ, सही एग्जाम्पल आपका, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, निर्भय सही है, निर्भय बुक, निर्भय की बुक, टीचर्स बुक, हाँ तन्नू सही है। तो टीचर्स की किताब है ना, बहुत सारे टीचर्स उनकी किताब है, बिल्कुल। हाँ, समवन इज कॉलिंग भी है ना। तो समवन्स हमें अपोस्ट्रोफे का यूसेज करना है, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफे का यूसेज करो। गॉट इट, ये यूसेज करना है हमें अपोस्ट्रोफे का। चलो और देखते हैं हम। बट इफ एल्स इज गिवन, अभी कभी कभी क्या होता है, हम एल्स भी यूज करते हैं, समवन एल्स, है ना, समवन लगाते हैं हम लोग कई बार, है ना, और लगाते हैं एल्स। गॉट इट, यूज करते हैं हम लोग एनीवन एल्स, एल्स का यूज करते हैं हम लोग अक्सर, एनीवन एल्स, है ना। हम कहते हैं कोई एनीवन एल्स, कोई और है क्या, पीछे छूट तो नहीं गया, कोई जवाब देगा, एनीवन एल्स विल गिव द आंसर, कोई आंसर देगा क्या, बोलते हैं हम लोग, तो एल्स का यूज करते हैं। तो अब जब अपोस्ट्रोफे लगाएंगे ना, तो हम अपोस्ट्रोफे एल्स के इधर लगाएंगे, someone else's book,
anyone else's call, ठीक है ना, तो हम ये यहाँ पे apostrophe लगाएंगे. I want no one else's advice, मुझे किसी की भी एडवाइस नहीं चाहिए, तो no one था, उसके बाद में हमने else में जोड़ा इसको. He does not like anyone else's advice, उसको किसी की भी एडवाइस पसंद नहीं आती है. Someone in the class, बेटा on the class नहीं, निर्भय बनाओगे someone in the class, है ना, is someone in the class. क्या कोई क्लास में है तब आप बनाओगे. देयर इज समवन्स कार स्टैंडिंग नियर अ ट्री, बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया आपने बेटा. स्मिता ने बिल्कुल सही बनाया. देयर इज समवन्स कार स्टैंडिंग नियर अ ट्री, बिल्कुल बेस्ट है बेटा. हाँ देवांशी बेटा, देखो ध्रुवी याद रह गया. ओके ओके, हाँ देवांशी, सॉरी मेरे को ना ध्रुवी याद रह गया था नाम आपका. सम यूजिंग माई आइडिया एल्स, नहीं बेटा नहीं विहर्ष, समवन एल्स के साथ लगाओगे, एनीवन एल्स के साथ यूज करोगे एल्स, ठीक है ना. एवरीवन एल्स, है ना, उस तरह से यूज करोगे. मधु साइकिल, हाँ मधु की साइकिल. समवन एल्सेज इज कमिंग, कोई आ रहा है. एनीवन कैन डू दिस वर्क, हाँ बेटा हो गया, एनीवन कैन डू दिस वर्क. आई एम नॉट बर्निंग आउट माई सुप्रा, एनीबडी एल्स इज बर्निंग आउट इट. ओके, पता नहीं क्या लिखा है. समवन एल्स बॉल, हाँ किसी की भी, किसी की, समवन्स बॉल, किसी की किताब. ओके सुमेधा, बाय बेटा. एवरीवन्स बाइक इज प्रिटी, हाँ. समवन यूजिंग माई आईडी, ओके, कोई ना कोई करता ही रहता है. समवन इज टॉकिंग इन द क्लास, हाँ तो यहाँ मैं, हाँ एवरीवन इज टॉकिंग इन द क्लास. काव्या कुमुद, आपको लेना चाहिए एवरीवन, है ना. So everyone else can do this work, है ना, else's, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है ना. हाँ बिल्कुल ऐसे, वेरी गुड, ऐसे यूज करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ईच अदर वन अनदर. क्या होते हैं. ईच अदर, एक दूसरे के लिए, है ना. वन अनदर, एक दूसरे के लिए. ठीक है ना. तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ईच अदर और वन अनदर. इसमें कैसे करेंगे. ईच अदर्स डॉक्यूमेंट, एक दूसरे के डॉक्यूमेंट, गॉट इट. ईच अदर्स डॉक्यूमेंट, वन अनदर्स आंसर, ठीक है ना. तो हम ये यूज कर रहे हैं अपोस्ट्रोफे एस, ईच अदर और वन अनदर के साथ में भी हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, ठीक है ना. हाँ ईच अदर्स बुगाटी, है ना, एक दूसरे की बुगाटी, गॉट इट. हाँ यहां पे बनाते हैं हम लोग. विवान एंड विवेक शेयर, है ना, ईच अदर्स बुगाटी. ठीक है ना. विवान और विवेक एक दूसरे की बुगाटी को शेयर करते हैं, ठीक है ना. तो इस तरह से करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, गॉट इट. हाँ काव्या कुमुद, काव्या एंड कुमुद ईट ईच अदर्स केक, ईच अदर्स आइसक्रीम, एक दूसरे की आइसक्रीम खाती है ना. हाँ ईच अदर्स फ्रेंड्स, हाँ नहीं 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 करेगा. अच्छा विवान, कोई नहीं, मैंने तो करवा दिया भाई, दोनों शेयर करेंगे एक दूसरे की गाड़ी को. अब तो कोई एग्जाम्पल और हो ही नहीं सकता. हाँ गॉट इट. हाँ ठीक है, इस तरह से यूज करना है इसको, ठीक है ना, ऐसे यूज करना है आपको. समटाइम्स द यूज ऑफ पर्सन्स नेम प्लस अपोस्ट्रोफी डिनोट्स दैट पर्सन्स होम. कभी कभी जब हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का किसी के नाम के साथ, तो वो उसके घर को बताता है, ठीक है ना. जैसे मैं बोल दूं, अगर मैं अनिरुद्र के घर पे आ रहा हूं, मैं मिलने आ रहा हूं अनिरुद्र के घर पे, तो मैं क्या बोलूंगा मम्मी को कि आई एम गोइंग टू अनिरुद्राज, है ना. तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं अनिरुद्र के घर में मिलने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना. हाँ क्या समझ में नहीं आया बेटा, क्या समझ में नहीं आया बेटा. ईच अदर और वन अनदर जो वर्ड होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए बताते हैं, और हम जब वन अनदर ईच अदर वर्ड यूज करते हैं, हम अपोस्ट्रोफे का यूसेज कर रहे हैं, बस इतना ही याद रखो.
आपके लिए इतना जरूरी है बेटा। प्रोनाउन आएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा प्रोनाउन सारे के सारे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे को बताना, तो एक दूसरे के लिए बता रहे ईच अदर, वन अनदर, तो वो रेसिप्रोकल। अभी नाउन चल रहा है, अभी प्रोनाउन उसके बाद में शुरू है, देन आई विल एक्सप्लेन आराम से, ठीक है ना। अभी इसको सिर्फ रूल को समझ लो। हाँ, क्या समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया वो मुझे बताओ ना, मैं कैसे जानूं। आई एम गोइंग टू माई होम जुपिटर। आई एम गोइंग टू सर्स, हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं अनिरुद्र के घर जा रहा हूं, अनिरुद्र मेरे घर आ रहा है। हाँ हाँ, आई एम यूजिंग आयुज बाइक, मैं आयु की बाइक को इस्तेमाल कर रहा हूं, वेरी गुड, है ना। इस तरह से हम ऐसे अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जब हम किसी के घर में किसी के घर को बताना होता है तब हम यूज करते हैं। जैसे कि सुरेश मेट महेश एट रमाज, है ना। सुरेश कहाँ मिला महेश से? रमा के घर पे मिला। आई मेट हर एट मोहन, मैं उसको मिली, कहाँ मिली? मैं उसको मोहन के घर पे मिली। गॉट इट? तो हम यूज करते हैं, मैं उसको मोहन के घर पे मिला, है ना, तो इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। कौन सा बेटा, कौन सा नवीन? ध्रुव, ये वाला, ये इससे पहले वाला 6 नंबर पॉइंट या 7 नंबर पॉइंट बताओ। हाँ, काव्या मेट एमिली एट रवीज, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, आई एम गोइंग टू बर्थडे पार्टी एट कृष्णाज, बिल्कुल सही। ऐसे यूज करना है, ठीक है बेटा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैं आपको समझाऊंगा आराम से जब हमारा प्रोनाउन आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो, वर्ड को समझो। अभी क्या, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं, कल मंडे से, है ना, या कल से हम लोग शुरू कर देंगे प्रोनाउन को, देन आई विल एक्सप्लेन इट आराम से आपको। तो अभी क्या समझना है आपको रेसिप्रोकल में? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को बताना, एक दूसरे के लिए बोलना, ठीक है ना। रेसिप्रोकेट करते हैं हम लोग। आप किसी को अच्छा बोलेगे तो कोई आपको अच्छा बोलेगा, तो रेसिप्रोकेट हुई बात कि आपने अच्छा बोला तो अगले ने भी अच्छा बोला। गॉट इट? तो उसी प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं। तो कौन से वर्ड्स होते हैं? ईच अदर। हम क्या बोलते हैं अक्सर, क्या बोलते हैं अक्सर एक दूसरे के लिए? वी शुड हेल्प ईच अदर। क्या बोलते हैं? वी शुड हेल्प ईच अदर। तो अब ये ईच अदर वर्ड क्या हो गया? ये ईच अदर वर्ड ही हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखो। गॉट इट? अब पता लग गया ना। तो रेसिप्रोकल अभी अब और भी आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इन प्रोनाउन सेक्शन ऑल्सो। तो अभी प्रोनाउन अभी शुरू होगा नाउन के बाद में, नाउन के बाद प्रोनाउन ही आता है, सो डोंट टेक टेंशन। टुमारो कहां से? आज तो हमारा क्या है? टुमारो, आज तो फ्राइडे है ना। हाँ, आज तो फ्राइडे है। हाँ, कल तो सैटरडे, कल तो क्लास है। छुट्टी, बस छुट्टी मारनी है। काहे की छुट्टी निर्भय? अभी तो कल तो है ही नहीं, परसों है, ठीक है ना। याद कर ले बेटा, कल स्कूल भी जाना है, कल क्लास में भी आना है, ठीक है ना। यू हैव सैटरडे, यस, हाँ गॉट इट। ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको बताता हूं। और लिविंग बींग्स के साथ तो लगाते ही हो आप, विद लिविंग बींग्स। गोपाल्स मोबाइल, तो किसका मोबाइल? गोपाल का मोबाइल। मैन्स बैग, किसका बैग? मैन का बैग, आदमी का बैग। चिल्ड्रंस टॉय, किसके खिलौने? बच्चों के खिलौने, ठीक है ना। विमेन्स हॉस्टल, औरतों का हॉस्टल। गॉट इट? हाँ। तो बेटा कल किस बात का हॉलीडे? कल क्यों है? कल तो सैटरडे, सैटरडे को तो होता ही है। और कब लगाते हैं हम इसको? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में कैसे लगाएंगे? सन्स फ्यूरी, यानी कि सूरज का प्रताप, इसके साथ में लगाएंगे, ठीक है ना। नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम, हमने अपोस्ट्रोफे लगाया। फॉर्च्यून्स फेवर, किस्मत। गॉट इट? सॉरोस टीयर, दुख के आंसू। कारगिल्स हीरो, कारगिल के हीरो। ऑटम्स रिटर्न, ऑटम का वापस आना, पतझड़ का वापस आना, इसके लिए हमने यूज करा, ठीक है ना। और वर्ड्स क्या होते हैं? विद द नाउन्स डिनोटिंग टाइम, वेट, स्पेस, वैल्यू और डिस्टेंस। उन नाउन्स के साथ में जो हमें क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं, वजन बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, है ना, वैल्यू बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं उनके साथ में। हाँ, वेट, अभी जाएंगे, 5-10 मिनट रुको, बस भागने में लगे हुए हैं। गॉट इट? रुक जाओ। अ डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी। मंथ्स वैकेशन, एक महीने की छुट्टियां। अ ईयर्स एब्सेंस, पूरे साल भर गायब रहना, ठीक है ना। अ बोट्स लेंथ, एक बोट जितनी दूरी पर, ठीक है ना। तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग। इन एनिमेट नाउन्स आर ग्लोरीफाइड, इन एनिमेट नाउन्स यानी कि जो क्या होते हैं? नॉन लिविंग्स होते हैं, उनके लिए। अ कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट का न्याय, ठीक है ना। सन्स रे, सूरज की किरणें।
नेचर्स लॉ अभी बताया आपको, नेचर का लॉ, द अर्थ क्रीचर, किसका क्रीचर, धरती के क्रीचर्स, तो ये होता है, गॉट इट। हाँ, तो थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, आपको जितना जाना तो उतना मैंने बता दिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अपॉस्ट्रोफी का यूसेज कैसे करना है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, कुछ वर्ड्स बताया आपको, समवन, एनीबडी, एल्स और ईच अदर के साथ में, ये आपके लिए जरूरी है जानना, आप इनका यूसेज करो। और कोई दिक्कत हो तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, इट्स योर क्लास, आपकी क्लास है। चलो मिलेंगे हम टुमारो शिवरात्रि, बेटा शिवरात्रि अभी आती का है, हाँ शिवरात्रि को टाइम है बेटा, अभी शिवरात्रि में टाइम है, गॉट इट। हाँ इतनी जल्दी कहाँ आएगी, वो तो फेब में आती है बेटा, फेब मार्च में आती है शिवरात्रि, है ना, अभी टाइम है। आई सीक, आपके स्कूल में छुट्टी होगी बेटा, यहाँ पे छुट्टी नहीं, यहाँ पे आना है, गॉट इट। हाँ ध्यान रखो, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे, कल से शुरुआत करते हैं, क्या शुरुआत करेंगे हमारे प्रोनाउंस की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं उसको अच्छे से, और कोई बहुत सा डाउट्स होंगे बिल्कुल उसको दूर करेंगे। तो नाउन हमने पढ़ लिया, नाउन में क्या क्या जरूरी चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, नाउन के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, हमने जाना नाउन को काउंटेबल के तौर पर, अनकाउंटेबल के तौर पर, किसके तौर पर, नंबर्स के तौर पर, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर्स के तौर पर और केसेस के तौर पर, ठीक है ना। तो ये सबको पढ़ना है आपको, रिवीजन करना है, पढ़ना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवा दी मैंने आपको, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से करनी है, और भी सोर्सेज होंगे आपके पास पढ़ने के लिए, उन सोर्सेज को पढ़ो, जानो और अपनी जीत की तैयारी को अच्छे से करो, ठीक है ना। यस, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, यस। हाँ, बाय 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 बाय, हस्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।